नमस्कार, आपका स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी विद शिशिर में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक्स, मूल सिद्धांत। ज्योतिष विद्या है क्या? ज्योतिष विद्या ऋग्वेद में लिखी हुई थी, जो कि हजारों साल पुरानी है, और ये एक डेरिवेटिव साइंस है। ज्योतिष समझने के लिए पहले एस्ट्रोनॉमी समझनी होती है, मैथमेटिक्स आनी होती है, और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स की जानकारी होनी होती है। ये मैप बनाता है सोलर सिस्टम का एट अ गिवन प्लेस एंड पॉइंट इन टाइम। एक स्थान पे और एक दिए समय पे जो सोलर सिस्टम का मैप था, उससे हम ज्योतिष की गणना करते हैं। जैसे पहले कहा, इसमें एस्ट्रोनॉमी आनी चाहिए, मैथमेटिक्स आनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, लेकिन आज के ज़माने में, सॉफ्टवेयर के ज़माने में, सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो ये कैलकुलेशंस आपके लिए कर देते हैं। ज्योतिष विद्या एक्सप्लेन करती है जो शक्तियाँ होती हैं हमारे आसपास, उनका हमारे ऊपर क्या असर पड़ रहा है। ये शक्तियाँ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, जो कि प्लैनेट्स हैं, नवग्रह हैं, और सोलर सिस्टम में भ्रमण कर रहे हैं, और उन सब का एक गुरुत्वाकर्षण होता है, एक ग्रेविटेशनल पुल होता है। वो हमारे ऊपर कितना ज़्यादा है, कम है, और उससे क्या असर पड़ रहा है, उन एनर्जीज को समझना ज्योतिष विद्या होती है। अब समझते हैं कौन से शास्त्र हैं जो ज्योतिष विद्या का डिटेलिंग करते हैं, और कौन सी पद्धतियां हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले ऋषि पराशर ने लिखी थी बृहद पराशर होर शास्त्र, और ये पराशरी पद्धति है। फिर ऋषि जैमिनी ने लिखी थी जैमिनी सूत्र या उपदेश सूत्र। ऋषि भृगु ने लिखी थी भृगु संहिता, और भृगु पद्धति एक अपने में बहुत सिद्ध पद्धति है। और ऋषि वराह मिहिर ने लिखी थी बृहद जातक। और भी काफी सारे शास्त्र और सिद्धांत और पद्धति हैं। उनमें से एक है फलदीपिका, जो लिखी थी श्री मंत्रेश्वर जी ने। अब आइए देखते हैं नवग्रहों को। सबसे पहले देखते हैं सूर्य। सूर्य का रंग है लाल, ये है शाही, रॉयल। ये गवर्न करता है बॉडी और वाइटैलिटी, मतलब शरीर और उसकी स्फूर्ति। स्पीड इसकी है हॉट, फास्ट और डायरेक्ट। ये हमेशा मार्गी होता है, वक्री कभी नहीं होता है, हमेशा आगे चलता है, पीछे कभी नहीं चलता है। और ज़्यादातर देखा गया है कि ये फायदा ही करता है। सूर्य की और खासियाँ, ये गवर्न करता है सोल, वाइटैलिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप, अथॉरिटी, ईगो। पिता को दर्शाता है, सेहत दर्शाता है, हृदय की स्थिति दर्शाता है, और क्रिएटिविटी भी दर्शाता है। जब सूर्य प्रबल होता है तो स्ट्रॉन्ग विल पावर देता है, आत्मशक्ति देता है, कॉन्फिडेंस देता है, आत्मविश्वास देता है, और पॉजिटिव सेंस ऑफ सेल्फ देता है। जब सूर्य एफ्लिक्टेड होता है या उसमें पीड़ित होता है तो ईगोसेंट्रिक टेंडेंसीज होती है, सिर्फ अपना सोचना, सेल्फ सेंटर्डनेस, और हेल्थ या हार्ट इश्यूज होते हैं। इसकी अच्छी प्लेसमेंट है पहला, तीसरा, पांचवा, नवा और 10वां घर। 10वें घर में ये दिग्बली हो जाता है। ये कॉन्फिडेंस देता है, लीडरशिप देता है, वाइटैलिटी देता है। इसकी वीक प्लेसमेंट मानी गई है 6, 8, 12, क्योंकि ये दुस्थान माने गए हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि अगर छठे घर में सूर्य होता है तो सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि छठा घर खराब ही है, इसके अलग अलग असर होते हैं। लेकिन अगर प्लेसमेंट वीक है तो ईगोसेंट्रिक बिहेवियर देता है, सेल्फ डाउट देता है, और हेल्थ प्रॉब्लम्स देता है। इसका आधिपत्य सिंह राशि का है। अब देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा का रंग है सिल्वर, चांदी का, रॉयल है ये, और ये मन का कारक है। इसकी तीव्रता है जेंटल, ये फास्ट भी है, और ये डायरेक्ट रहता है हमेशा, ये भी हमेशा मार्गी रहता है। चंद्रमा के और चीजें और विषय पे जानते हैं। ये गवर्न करता है, जैसे हमने देखा, मन पे, माइंड पे, इमोशंस पे, माता पे, साइकी या स्टेट ऑफ माइंड या आपका मानसिक संतुलन,
इन्फ्लुएंसिंग मूड, तो ये मूड को इन्फ्लुएंस करता है। इंटुइशन, भांपने की शक्ति इंटुइशन होती है। सेंसिटिविटी, वाटर एलिमेंट, ये जल का तत्व है। अडेप्टेबिलिटी, कितनी जल्दी लोग ढल जाते हैं किसी सिचुएशन में। फेमिनाइन एनर्जी है ये, तो स्त्री शक्ति का कारक है। नर्चरिंग टेंडेंसीज, मात्र माताओं की जो नर्चरिंग टेंडेंसीज होती है वो भी चंद्रमा से आती है। जब चंद्रमा स्ट्रांग होता है तो इमोशनल स्टेबिलिटी देता है, नर्चरिंग नेचर देता है और क्रिएटिविटी देता है। जब चंद्रमा एफ्लिक्टेड होता है तो ये मूड स्विंग्स देता है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी देता है। और जब बहुत ही खराब होता है तो ये एक्सट्रीम मूड स्विंग्स, इमोशनल इंस्टेबिलिटी और साइकोलॉजिकल इश्यूज जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर है वो भी देता है। चंद्रमा ज्यादातर कहीं पर भी अच्छा प्लेस्ड होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां, नवां, 10वां, 11वां घर इसके लिए अच्छा माना गया है। और फिर सिद्धू स्थान जो है छठा, आठवां, 12 उतने खास नहीं माने गए हैं। आधिपत्य है इसका कर्क राशि में। आइए देखते हैं मंगल के बारे में। मंगल का रंग है लाल और ये सेनापति है। ये गवर्न करता है रक्त पे, ब्लड पे। स्पीड, टेम्परामेंट है हॉट, एक्टिव और अथॉरिटेटिव। एम्बिवलेंट है, अगर मंगल अच्छे फल देता है तो बहुत अच्छा फल देगा, अगर बुरे फल दे रहा है तो बहुत बुरा फल भी दे सकता है। आइए और जानते हैं मंगल के बारे में। एनर्जी देता है, करेज देता है, एम्बिशन देता है, स्ट्रेंथ देता है, शक्ति, लीडरशिप देता है, कंपेटिटिवनेस देता है, गोल परस्यूट के ताकत देता है, चैलेंजेस फेस करने की ताकत देता है, ड्राइव देता है, अंदर से जोश देता है, असर्टिवनेस देता है और अप्रोच टू कॉन्फ्लिक्ट। अगर मंगल अच्छा है तो जैसे हमने देखा, एनर्जी, करेज, एम्बिशन, स्ट्रेंथ, लीडरशिप और कंपेटिटिवनेस देगा। और अगर मंगल दूषित है तो चैलेंजेस देगा, कॉन्फ्लिक्ट्स देगा, लड़ाई झगड़े देगा, ऋण देगा, एम्प्यूटेशन देगा, अंग भंग होने का चांस है और सर्जरी देता है। प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो तीसरा, 10वां और 11वां घर। और प्लेसमेंट अगर खराब है तो चौथा, 8वां और 12वां घर। मंगल दोष होता है जब मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें घर में हो लग्न कुंडली में। नोट कीजिएगा, ये लग्न कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें घर में अगर मंगल होता है तो वो मंगल दोष पैदा करता है। इसका आधिपत्य है मेष राशि पे और वृश्चिक राशि पे। आइए देखते हैं बुध के बारे में। बुध का रंग है हरा। ये विद्यार्थियों को दिखाता है। ये नर्व्स को गवर्न करता है, नसों को गवर्न करता है। ये सौम्य है, तेज है और विटी है। विटी मतलब हाजिर जवाब है। और ये ज़्यादातर सौम्य है, इस वजह से फायदा देता है। मेर्क्यूरी देता है इंटेलिजेंस, लॉजिक, क्विक विट, आर्टिकुलेशन, अडेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटेलेक्ट, मेमोरी, ability to understand and express oneself। अगर बुध अच्छा है तो जैसे हमने देखा, इंटेलिजेंस, लॉजिक, क्विक विट, आर्टिकुलेशन, अडेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स देगा। अगर बुध खराब है तो मेंटल रिटार्डेशन देता है। यहाँ पे लोग दिमाग से थोड़े कमजोर होते हैं या धीमे होते हैं। कम्युनिकेशन या स्पीच इश्यूज देता है। हकलाना भी इसी वजह से होता है जब बुध खराब होता है। और नर्वस टेंडेंसीज होती हैं, नर्वसनेस बहुत होती है लोगों को। अच्छा प्लेसमेंट है इसका पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, छठे, 10वें और 11वें घर में। और बुरा प्लेसमेंट है 4, 8, 12। 4, 8, 12 में ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस्ड हो जाता है। और जब दिमाग काम नहीं करता है तो अति की तरफ जाते हैं। ज़्यादातर लोग सुसाइडल जो होते हैं वो चौथे, 8वें, 12वें के बुध से होते हैं। रूलरशिप इसकी होती है जेमिनी और वर्गो में, जो कि है मिथुन और कन्या राशि। आइए देखते हैं बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति का रंग है पीला। ये गुरु हैं। ये गवर्न करते हैं फैट और लिवर, मैदा। स्पीड और टेम्परामेंट है जेंटल, प्रोटेक्टिव और क्रिएटिव।
और ये सौम्य है और बेनेवलेंट है, मतलब मंगल कारक है, भला करते हैं। ये देते हैं विजडम, नॉलेज, गुड फॉर्च्यून, भाग्य देते हैं, स्पिरिचुअलिटी देते हैं, आध्यात्म, फिलॉसफी, रिलीजन, धर्म के कारक हैं, मॉरल वैल्यूज, ग्रोथ, एक्सपेंशन, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, करियर पाथ्स, जेनरोसिटी एंड काइंडनेस। जब बृहस्पति अच्छे होते हैं तो विजडम, नॉलेज, गुड फॉर्च्यून, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, रिलीजन और मॉरल वैल्यूज देते हैं। और जैसे ही ये एफ्लिक्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ देते हैं, लोग बहुत ही ज़्यादा फैलने लगते हैं। मेजर डाउनफॉल आता है, बहुत उच्च पोजीशन से बहुत नीचे गिरते हैं। डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं और बहुत भयंकर रोग भी दे सकते हैं, जैसे कि कर्क रोग, कैंसर। अच्छा प्लेसमेंट है इनका पहला, चौथा, पांचवा, नवां घर। बुरा प्लेसमेंट है दुस्थान, छठा, आठवां, बारहवां घर। रूलरशिप है धनु और मीन राशि की। शुक्र का कलर है क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर, दही का रंग। ये भी गुरु हैं, दैत्य गुरु। ये गवर्न करते हैं फ्लूइड्स पे और वाइट ब्लड सेल्स पे। इनका स्पीड टेम्परामेंट है फियरी, ब्रिलियंट और अट्रैक्टिव। और ये सौम्य ग्रह, बेनेवलेंट हैं। जैसे हमने देखा, वीनस लव, ब्यूटी, लग्जरी, रिलेशनशिप्स, कैपेसिटी फॉर लव, अप्रिसिएशन फॉर ऑफ ब्यूटी और डिजायर फॉर कनेक्शन देते हैं। जब ये अच्छे होते हैं तो हारमोनियस एंड फुलफिलिंग लाइफ होती है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होते हैं और आर्टिस्टिक टैलेंट होते हैं। जब ये खराब होते हैं तो रिलेशनशिप में चैलेंजेस देते हैं और मटेरियल सांसारिक सुख में बाधाएं देते हैं या डिले देते हैं। इनका अच्छा प्लेसमेंट है दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां, बारहवां घर। इनका बुरा प्लेसमेंट पहला, छठा, नवां घर। ये अलग अलग पद्धतियों के हिसाब से कहा गया है। इनका आधिपत्य है इनका आधिपत्य है टॉरस और लीब्रा में, जो कि है वृषभ राशि और तुला राशि। आइए अब शनि के बारे में देखते हैं। शनि का रंग है काला। ये नौकरी करवाते हैं और इनका आधिपत्य है बोन्स पे, हड्डियों पे। स्पीड टेम्परामेंट है, स्ट्रिक्ट हैं। शनि का मतलब ही होता है धीमा। ये जस्ट हैं, जस्ट मतलब ये न्यायप्रिय हैं और ये ड्राई हैं, सूखे हैं। और ये एम्बिवलेंट होते हैं। ये आपके कर्म पे डिपेंड करता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि आपको बहुत अच्छा फल देंगे। अगर आपके कर्म बुरे हैं और आपको ऋण चुकाना है तो ये आपसे ऋण चुकवा के रहेंगे। तो ये एम्बिवलेंट हैं। शनि के बारे में और जानते हैं। शनि देते हैं डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्म के मालिक हैं। परसिवियरेंस देते हैं, मेच्योरिटी देते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ देते हैं, चैलेंजेस देते हैं और कभी कभी डिले भी देते हैं, देरी करवाते हैं। जब शनि अच्छे होते हैं तो डिसिप्लिन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कर्म होते हैं, परसिवियरेंस होती है, मेच्योरिटी होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है और मटेरियल ग्रोथ भी बहुत अच्छी देते हैं। लेकिन शनि जब एफ्लिक्टेड होते हैं तो ये चैलेंजेस और डिलेज देते हैं, काफ़ी सारा संघर्ष और देरी भी करवाते हैं। इनका अच्छा प्लेसमेंट है तीसरा घर पराक्रम का, छठा घर ऋण का, सातवां घर जहाँ पे ये दिग्बली हैं और ग्यारहवां घर जो कि इनकी राशि का घर है। बुरा प्लेसमेंट है पहला घर और आठवां घर। आठवें घर में कई बार ये कंटक हो जाते हैं, तो कंटक शनि होते हैं। रूलरशिप इनकी होती है, आधिपत्य होता है इनका मकर राशि और कुंभ राशि पे, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस पे। राहु के बारे में जानते हैं। राहु एक ग्रह नहीं है, ये एक छाया ग्रह है। ये एक बिंदु है जहां पे सूर्य नॉर्थ नोड से कट करके चंद्रमा उस एक्सिस के नीचे जाता है, उसको राहु कहते हैं। राहु का रंग है नीला। थोड़े अन्य पद्धतियों में और अन्य पुस्तकों में इसका रंग धुएं के रंग के जैसा भी है, स्मोकी कलर भी कहा गया है। और ये सफाई कर्मचारी जो हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। ये गवर्न करते हैं सेंस ऑफ स्मेल। तो जो सूंघने की शक्ति होती है, अगर किसी की कमजोर है तो उनका राहु कमजोर है, अगर बहुत तेज है तो उनका राहु तेज है। स्पीड टेम्परामेंट, ये छाया ग्रह हैं, फास्ट हैं, इल्यूजनरी हैं,
बहुत जल्दी ऊंचा या बहुत जल्दी नीचा दिखाते हैं, और इल्यूजनरी हैं तो भ्रामक भी हैं। राहु के साथ ये होता है कि अगर राहु आपके लिए अच्छे हैं तो आपको बहुत फायदा देंगे, अगर राहु खराब हैं तो बहुत खराब असर देंगे, बहुत जल्दी भी देंगे। आइए और जानते हैं। राहु देते हैं एम्बिशन, मटेरियलिज्म, वर्ल्डली डिजायर्स, ये आपको दुनिया की तरफ ले जाते हैं। तो दुनिया में अच्छा बनना, दुनिया में नाम करना, दुनिया में छा जाना, ये सब राहु से होता है। जब राहु अच्छा होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, बुरे से अच्छा देते हैं, ब्रेक थ्रूज देते हैं, कोई चीज जो नहीं कर पा रहे थे उसको पार कर पाने की शक्ति देते हैं, अवेकनिंग देते हैं, लीडरशिप एबिलिटीज देते हैं, इनोवेशन और कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी, जो एक आकर्षण होता है वो राहु से आता है। जब राहु खराब होते हैं तो मेलेफिक इन्फ्लुएंस होता है, बुरी संगत मिलती है, कंफ्यूजन होता है, दिमाग में काफी कुछ समझ में नहीं आता है, ऑब्सेशन होता है, किसी चीज की जिद होती है, और अनकन्वेंशनल बिहेवियर होता है। जब लोग अधर्मी बनते हैं तो उसमें राहु के बुरा असर होता है। राहु का अच्छा प्लेसमेंट होता है पराक्रम भाव में, छठे घर में, सातवें और 11वें घर में। और बुरा प्लेसमेंट होता है आठवां घर, नवां घर और 12वां घर। नवां और 12वां घर बृहस्पति के माने जाते हैं, वहां पे अगर राहु अधर्मी पहुंच जाए तो वो उस घर को खराब कर देता है। और आठवां घर जो आयु स्थान होता है, मृत्यु स्थान भी होता है, बड़ा व्याधि स्थान होता है, तो उसमें भी राहु का प्लेसमेंट अच्छा नहीं माना जाता है। ये किसी भी राशि को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और अब देखते हैं केतु के बारे में। केतु जो है मिट्टी का कलर है और एसेटिक है। एसेटिक जो साधु होते हैं, जो दुनिया छोड़ चुके होते हैं और अपने वानप्रस्थ आश्रम में या फिर दुनिया छोड़ के, संसार छोड़ के मेडिटेशन करते हैं, उन एसेटिक्स में केतु बहुत प्रबल माना जाता है। गवर्न करते हैं सेंस ऑफ हियरिंग। इनका स्पीड और टेम्परामेंट होता है। ये छाया ग्रह है। चंद्रमा जब एक्सिस से अर्थ की एक्सिस के ऊपर आते हैं, साउथ नोड जो होता है उसको केतु कहा जाता है। तो ये छाया ग्रह हैं, ये हॉट हैं, ये फास्ट हैं और डिस्ट्रक्टिव हैं। हॉट इस वजह से क्योंकि जो तारा टूटता तारा होता है उसको केतु मानते हैं। तो आसमान में कभी भी कोई कॉमेट दिखे या टूटता हुआ तारा दिखे, उल्कापात दिखे, उसको केतु मानते हैं। और क्योंकि वो उसमें अग्नि होती है, बहुत तेज अग्नि तत्व होता है, और वो दिन के समय में भी अगर कोई तारा टूट रहा हो तो वो सूर्य को भी ग्रहण लगा सकता है, तो केतु से सूर्य ग्रहण भी लगता है। और ये डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ये जो पुरानी चली आई पैटर्न्स होते हैं उसको तोड़ते हैं, तो अलगाव के कारक भी होते हैं। केतु देते हैं सैल्वेशन। केतु मोक्ष के कारक होते हैं। रिसर्च जो बहुत गहन अध्ययन का होता है वो केतु से होता है। मन लगा के कुछ स्टडी करना वो केतु से होता है। पेनेंस जो अ, पश्चाताप कभी होता है वो केतु से होता है। मेडिटेशन, एसेटिज्म, होता है साधुत्व। तो साधु लोगों पे जैसे कहा था कि केतु बहुत प्रबल होता है। डिटैचमेंट, वैराग्य, इनर विजडम और लिबरेशन मोक्ष के कारक होते हैं। जब केतु अच्छा होता है तो इंटुइशन देते हैं, साइकिक एबिलिटीज देते हैं, इंट्रोस्पेक्शन देते हैं, सेल्फ डिस्कवरी देते हैं, एनलाइटनमेंट देते हैं। मतलब ये अंदर के कारक होते हैं। ये अंदर जो ताकतें होती हैं वो प्रबल हो जाती हैं। और ये भी कहा जाता है जब तीसरी आंख भगवान शिव ने खोली थी तो उन्होंने अपने अंदर जो भी काम, क्रोध, लोभ था उसको क्षय कर दिया था। केतु भी यही करता है। केतु वैराग्य तक की तरफ ले जाता है, और तीसरी आंख खुलने पे जो असर होता है वो केतु का होता है। जब भी केतु बुरा होता है तो चैलेंजेस और डिलेज देता है, और ये डिटैचमेंट का कारक है। तो इस वजह से समझना पड़ेगा कि जिस घर में केतु बैठता है उस घर में डिलेज, चैलेंजेस और कई बार लॉस भी होता है। वो चीज़ें आपसे छूटती हैं, सांसारिक चीज़ें छूटती हैं। राहु आपको संसार की तरफ ले जाता है, केतु आपको संसार से दूर ले जाता है। इसी वजह से शहरों का कारक होता है राहु और जंगलों का कारक होता है केतु। केतु की अच्छी प्लेसमेंट होती है पांचवें, नवें और 12वें। अब ये देखिएगा, ये बृहस्पति के घर होते हैं, पांचवा, नवा, 12। इसमें केतु अच्छा माना जाता है, प्रबल माना जाता है।
बुरा प्लेसमेंट होता है पहला, तीसरा, छठा। पहले घर में बहुत ही ज्यादा नुकसान देता है, तीसरे घर में नीच का होता है, छठे घर में भी नीच का होता है। इसका भी किसी राशि पे आधिपत्य नहीं है। तो ये था प्लैनेट्स के बारे में, सेलेशियल बॉडीज के बारे में। अब देखते हैं प्लैनेट्स के अंदर जो दूसरे सेलेशियल बॉडीज होती हैं, जो नक्षत्र होते हैं, सितारों का समूह जो होता है, जो नक्षत्र होते हैं, वो कैसे होते हैं। नक्षत्र 3 चरण में होते हैं और ये हमेशा इसी ऑर्डर में आते हैं: केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। पहले चरण में इसी ऑर्डर में नक्षत्र आएंगे, इन्हीं प्लैनेट्स के, और अगले चरण में इसी ऑर्डर में आएंगे, और सेम विद द थर्ड वन। एक चीज और देखिएगा, क्योंकि केतु अग्नि होता है तो इस वजह से इसका तत्व अग्नि है। शुक्र भी अग्नि तत्व होता है, सूर्य अग्नि तत्व होता है, और इसमें ही राशि में थोड़ा पृथ्वी तत्व भी आता है, सम्मिलित होता है। चंद्रमा के नक्षत्र जो होते हैं उनकी राशियां जो होंगी वो पृथ्वी तत्व में आएंगी। मंगल की द्विज राशियां होंगी, राहु का वायु तत्व होगा, बृहस्पति का भी वायु तत्व होगा, शनि और बुध की राशियां जो हैं वो जल तत्व का असर देती हैं। आइए देखते हैं ये कौन सी राशियां हैं। केतु का पहला चरण का नक्षत्र है अश्विनी, और इसके देवी या देव हैं अश्विन कुमार, और ये आता है मेष राशि में। शुक्र का पहले चरण का नक्षत्र है भरणी, और इनके देव हैं यमराज, ये भी मेष राशि में आता है। सूर्य का पहले चरण का नक्षत्र है कृतिका, कृतिका के स्वामी हैं अग्नि, और इसका एक पद मेष में है और 3 पद वृषभ में है। मेष जो है वो अग्नि तत्व की राशि है, वृषभ जो है वो पृथ्वी तत्व की राशि है। चंद्रमा का पहले चरण का नक्षत्र है रोहिणी, जहां पे चंद्रमा उच्च का भी होता है, और इनके देव हैं प्रजापति या ब्रह्म, प्रजापति और उनके पिता ब्रह्म, और ये आते हैं वृषभ राशि में। इसी वजह से वृषभ राशि में चंद्रमा जो है अपने ही नक्षत्र में उच्च के हो जाते हैं, और ये है पृथ्वी तत्व। उसके बाद मंगल का पहले चरण की राशि है मृगशिरा। मृगशिरा जो है वो मृग के सर की सींगें जो होती हैं तो मृगशिरा होती हैं, और इनके स्वामी होते हैं चंद्र या सोमदेव। इसमें 2 पद होते हैं वृषभ राशि में, और 2 पद इस नक्षत्र के होते हैं मिथुन राशि में। राहु का नक्षत्र आर्द्रा, और इसके स्वामी है रुद्र, और ये आता है मिथुन राशि में। यहाँ पे राहु उच्च का होता है, और ये लक्ष्मी जी का नक्षत्र होता है, ये बहुत ही लकी होता है, और ये वायु तत्व का होता है। बृहस्पति के पहले चरण का नक्षत्र है पुनर्वसु, और इसकी देवी हैं अदिति देवी। इसके 3 पद आते हैं मिथुन राशि में, और 1 पद आता है कर्क राशि में। ये वायु तत्व की राशि है। मिथुन राशि वायु तत्व की है, कर्क राशि से जल तत्व शुरू होता है। उसके बाद शनि का नक्षत्र आता है पुष्य। पुष्य है, पुष्य के स्वामी है बृहस्पति, और यहाँ पे कर्क में, यहाँ पे बृहस्पति अगर इसमें होते हैं तो वो उच्च के होते हैं, और यह है जल तत्व की राशि। उसके बाद बुध की राशि आती है आश्लेषा, और इसके देव हैं सर्पदेव, और ये राशि आती है कर्क राशि में जो कि जल तत्व की है। ये थे पहले चरण की राशियां और नक्षत्र। दूसरे चरण के नक्षत्र देखते हैं, फिर से उसी ऑर्डर में आएंगे। उसके बाद कर्क राशि के बाद सिंह राशि आती है। तो सिंह राशि में जो पहला नक्षत्र होता है वो केतु का नक्षत्र होता है, मघा नक्षत्र, और इसके देव होते हैं पितृ या ऋषिगण। ये अग्नि तत्व की राशि है। फिर शुक्र का नक्षत्र आता है जो है पूर्व फाल्गुनी, इसके देव हैं भाग्यादित्य। उसके बाद सूर्य का नक्षत्र आता है उत्तर फाल्गुनी, जिसके देव हैं आर्यमान आदित्य। फिर चंद्रमा का अगला नक्षत्र आता है हस्त नक्षत्र, और यहाँ पे सवितुर आदित्य उसके देव हैं, और ये कन्या राशि में नक्षत्र आता है।
फिर मंगल का नक्षत्र चित्रा आता है, और विश्वकर्म जो है, विश्वकर्म देव इसके देवता हैं। इसके 2 पद कन्या राशि में आते हैं, 2 पद तुला राशि में आते हैं, यहाँ से तुला राशि शुरू हो जाती है। फिर राहु का नक्षत्र आता है जो कि है स्वाति। स्वाति नक्षत्र के स्वामी हैं, के देव हैं वायुदेव, और ये तुला राशि में है। और यहाँ पर तुला राशि में जो है वो शनिदेव उच्च के हो जाते हैं। ये वायु तत्व की राशि है। फिर आता है बृहस्पति का नक्षत्र जिसका नाम है विशाखा। इसके स्वामी हैं इंद्राग्नि। इसके 3 पद तुला में आते हैं, 1 पद वृश्चिक में आते हैं, और ये वायु तत्व की राशि है। फिर शनि का नक्षत्र आता है अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी हैं मित्रादित्य, और ये राशि आती है वृश्चिक राशि में, ये जल तत्व की राशि है। उसके बाद बुध, बुध का ज्येष्ठा, ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी है इंद्र, और ये आती है वृश्चिक राशि में जो कि जल तत्व की राशि है। यह था दूसरा चरण नक्षत्रों का। तीसरा चरण देख लेते हैं। अब फिर से अग्नि तत्व की राशियां आती हैं, और उसमें केतु का पहला नक्षत्र होता है मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र जो है काफी काफी तेज होता है, काफी वेगवान होता है, और इसमें अग्नि भरी हुई होती है, और इसकी देवी होती है निरति। ये आता है धनु राशि में। फिर शुक्र का नक्षत्र आता है पूर्वाषाढ़ा, और इसके देव हैं जल देव, और ये धनु राशि में आते हैं। देखिएगा यहाँ पे अग्नि की राशि है, लेकिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो हैं जल देव। उसके बाद सूर्य का नक्षत्र आता है उत्तराषाढ़ा, और उत्तराषाढ़ा के देव हैं विश्वदेव। इसका 1 पद धनु में, 3 पद मकर में आते हैं, पृथ्वी तत्व की राशि है। चंद्रमा का नक्षत्र श्रवण, जिसके स्वामी स्वयं भगवान विष्णु हैं, और ये मकर राशि में आता है, पृथ्वी तत्व है। फिर मंगल की राशि धनिष्ठा। धनिष्ठा के स्वामी हैं अष्टवसु। 2 पद है मकर में, 1 पद है कुंभ में। फिर राहु का नक्षत्र शतभीष, शतभीष के स्वामी हैं स्वयं वरुण, और ये आता है कुंभ राशि में। बृहस्पति के तीसरे चरण का नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद, और इसके स्वामी हैं अजैकपद या 1 पद भैरव। इसके 3 पद आते हैं कुंभ में, 1 पद आता है मीन में, ये वायु तत्व की राशि है। और उसके बाद शनि का नक्षत्र उत्तर भाद्रपद, और इसके स्वामी हैं अहिर्बुधन्य, और ये आते हैं मीन राशि में जो कि जल तत्व की राशि है। और आखिरी नक्षत्र 27वां नक्षत्र है रेवती। रेवती के देव हैं पुष्यादित्य, और ये नक्षत्र पड़ता है मीन राशि में जो कि जल तत्व की राशि है। अब देखते हैं कि सोलर चार्ट क्या होता है जन्म के समय। बहुत ही सिंपल है। कोई भी कुंडली अगर आपको देखनी है, खास तौर पे नॉर्थ इंडियन स्टाइल की जो डायमंड चार्ट की कुंडली होती है, उसका लॉजिक बहुत सिंपल है। आप पृथ्वी पे खड़े हैं और आपने अपने सामने पूर्व दिशा को रखा हुआ है। अगर पूर्व दिशा आपके सामने है तो आपके दाएं हाथ या दक्षिण तरफ में दक्षिण की दिशा होगी, साउथ होगा, और बाईं तरफ वाम तरफ आपका नॉर्थ होगा, उत्तर दिशा होगी, और आपके पीठ पे वेस्ट होगा। अगर सुबह का समय है, सूर्योदय का समय है, तो ईस्ट से सूर्य उगते हैं। इसको कहते हैं पहला घर या लग्न। जब भी जिस समय पर भी आप चार्ट बना रहे हैं, ईस्ट की तरफ पहला घर लिया जाता है। अगर आप रात को बना रहे हैं तब भी ईस्ट जो है वो आप ईस्ट फेस करके खड़े होंगे, जो भी राशि वहां पे होगी वो पहले घर में आएगी। तो ईस्ट की तरफ होता है पहला घर। और सूर्य का भ्रमण हम देख लेते हैं। मानिए सुबह 6 बजे आपने देखा तो सूर्य होंगे पहले घर में ईस्ट की तरफ, और हर 2 घंटे में सूर्य जो है अगले ग्रह में जाते हैं। इस वजह से वो 24 घंटों में 12 घर घूमते हैं। सिंपल सा लॉजिक है।
12 घर हैं, हर घर में 2 घंटे रहते हैं, तो 24 घंटे में वो एक भ्रमण करते हैं। एक दिन जो है 24 घंटे का बनता है। तो सुबह 6 बजे वो हैं ईस्ट में, सुबह 8 बजे के आसपास सूर्य आ जाते हैं 12वें घर में, सुबह 10 बजे के आसपास वो होते हैं 11वें घर में, और दोपहर 12 बजे, ठीक दोपहर 12 बजे वो होते हैं 10वें घर में। वो दक्षिण की तरफ होते हैं और सबसे तीव्र होते हैं। दोपहर का समय होता है और सबसे जो तेज उनकी किरणें आती हैं वो साउथ की तरफ होते हैं। इस वजह से सूर्य को 10वें घर में या साउथ की दिशा में दिग्बली माना गया है। 10वें घर में दिग्बली हो जाते हैं। उसके 2 घंटे बाद करीब 2 बजे दोपहर में वो आते हैं 9वें घर में, ये है भाग्य स्थान। और फिर करीब 4 बजे वो आ जाते हैं 8वें घर में। अब वो तैयारी कर रहे होते हैं डूबने की, और करीब करीब शाम को 6 बजे वो आ जाते हैं पश्चिम की दिशा में। अब देखिएगा, ये सारे जो घर दिखाए गए हैं ये सब लाल में दिखाए गए हैं क्योंकि ये दिन का समय है। सूर्यास्त के बाद रात को 8 बजे के आसपास वो छठे घर में चले जाते हैं। ये रात का समय शुरू हो चुका है। रात को करीब 8 बजे वो आ जाते हैं, 8 से 10 के बीच में वो आ जाते हैं 5वें घर में। रात को 12 बजे मध्य रात्रि में वो होते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, जो कि चौथा घर है। उसके बाद रात को करीब 2 बजे वो आते हैं तीसरे घर में, और रात को 4 बजे के आसपास वो आते हैं दूसरे घर में, और यहाँ से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है सूर्योदय की तरफ। तो 2 से 1 के बीच में आपका ब्रह्म मुहूर्त आता है। तो ये होते हैं 12 घर, और ये डायरेक्शन बेस्ड होते हैं। इसी के हिसाब से, और रिलेटिव टू द प्लेसमेंट ऑफ द अर्थ, मतलब आप पृथ्वी पे खड़े होके आसमान में देख रहे हैं, तो जहां जहां पे जो जो ग्रह दिखेगा, जिस जिस घर में दिखेगा, जिस जिस डायरेक्शन में दिखेगा, जिस जिस नक्षत्र में दिखेगा, आप उसको नोट कर लीजिए, उसका एक मैप बना लीजिए। उसको कहते हैं सोलर चार्ट एट बर्थ। अब देखते हैं कौन कौन से घर हैं और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक नॉर्थ इंडियन डायमंड स्टाइल चार्ट देखते हैं। तो आपने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स में आपने 2 डायगोनल्स बना दिए, चारों कोनों को जोड़ दिया 2 लकीरों से। उसके बाद इसके जो मिड पॉइंट्स हैं, जो बॉर्डर्स हैं, उसको अगर आप ज्वाइन कर देंगे डायमंड शेप में, रोम्बस शेप में, तो ये बन जाएगा आपका डायमंड चार्ट। इसमें हमेशा जो सबसे ऊपर ईस्ट की तरफ का घर होता है वो होता है पहला घर। उसके बगल में एंटी क्लॉकवाइज अगर आप जाएंगे तो आपको आएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जो कि रात्रि के घर होते हैं। उसके बाद 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये होते हैं दिन के ग्रह, दिन के घर। इस वजह से ये लाल में दिखाए गए हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ऐसे ये 12 घर बन जाते हैं। अब इसके पीछे भी एक लॉजिक है, अब इसको समझेंगे। ये घर क्या कहलाते हैं, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं। ये आ गए आपके 12 घर, और सबसे पहले स्टडी करते हैं पहला घर। पहला घर को कहते हैं तनु भाव, दूसरे घर को कहते हैं धन भाव, तीसरे घर को कहते हैं भ्रातृ भाव, चौथे घर को कहते हैं सुख भाव, पांचवा है सुत भाव, छठा है शत्रु भाव, सातवां है जाया भाव, आठवां है रंध्र, नवा है भाग्य, 10वां कर्म भाव, 11वां है लाभ भाव, और 12वां है व्यय भाव। इनको भाव कहते हैं या स्थान भी कहते हैं। पहला भाव तनु भाव, ये सिग्निफाई करता है लाइफ फोर्स को, हेल्थ को, फिजिक को, पर्सनालिटी को, एटीट्यूड को, और ये धर्म त्रिकोण का होता है, इसको लग्न भी कहा जाता है। तो किसी भी पर्सन की लाइफ कैसी रहेगी, उसकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, उसका हेल्थ कैसी रहेगी, वो देखा जाता है पहले घर से। ये स्वयं का घर होता है, इसको लग्न भी कहते हैं, और ये ईस्ट का घर होता है। दूसरा घर धन भाव, धन भाव बताता है वेल्थ, पोजेशंस, सेविंग्स, होम लाइफ, दाई आंख, मुंह और स्पीच, वाणी।
तो धन, जैसे कि आप समझ रहे होंगे कि ये धन के बारे में बताता है और होम लाइफ के बारे में बताता है। कुटुंब स्थान भी कहते हैं उसको, उसको कहते हैं कुटुंब भाव भी कहते हैं। ये त्रिकोण होता है अर्थ, अर्थ कोण होता है। पहला वाला धर्म था, दूसरा वाला अर्थ। तीसरा जो घर होता है ये भ्रातृभाव होता है और इसको सहोदर भाव भी कहते हैं। तो आपसे छोटे, खास तौर पे जो भाई बहन होते हैं, उनको तीसरे घर से देखा जाता है। तो ये आपके सिबलिंग्स बताते हैं, आपके भाई बहन। कम्युनिकेशन, आप कितना अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रैवल्स, छोटी यात्राएं। मीटिंग्स, मीटिंग रूम में जब लोग मिलते हैं तो वो मीटिंग्स। क्वारल्स या नेबर्स, कुछ भी अगर झगड़े होते हैं छोटे मोटे, वो भी देखे जाते हैं। और आपके पड़ोसी जो होते हैं उनको भी देखा जाता है तीसरे घर से। यहाँ काम त्रिकोण में आता है ये। उसके बाद आता है चौथा घर, चौथा भाव। ये है मातृभाव, माता का भाव। तो ये दर्शाता है माता। आपका घर या कितनी प्रॉपर्टी है आपके पास, कितना सुख मिलेगा आपको, वाहन सुख। आपका हार्ट भी यहीं से पता चलता है। आप कितने खुश रहेंगे और आपको कितनी सक्सेस मिलेगी, वो आपको चौथे घर से पता चलता है। इसका प्रबल होना काफी हद तक बहुत जरूरी होता है। और ये त्रिकोण आता है मोक्ष त्रिकोण, इसको सुख भाव भी कहा जाता है। मातृभाव, सुख भाव कहा जाता है। तो देखिएगा, पहला घर था धर्म कोण, अर्थ, तीसरा था काम और चौथा है मोक्ष। और यही चीज अगले दो चरण में भी रिपीट होगी। तो पांचवा घर होगा धर्म, छठा होगा अर्थ, सातवां होगा काम, आठवां होगा मोक्ष। तो पहला, पांचवा, नवा धर्म स्थान होते हैं, धर्म भाव होते हैं। दूसरा, छठा, दसवां आपका अर्थ भाव होते हैं। तीसरा, सातवां और ग्यारहवां काम भाव होते हैं। और चौथा, आठवां और बारहवां मोक्ष स्थान होते हैं, मोक्ष भाव होते हैं। आइए देखते हैं पांचवें घर के बारे में। इसको कहा जाता है पुत्र भाव या सुत भाव। ये दरअसल पांचवें घर से देखा जाता है कि आपकी वंश वृद्धि कैसे होगी। ये सिग्निफाई करता है चिल्ड्रन, तो इस वजह से पुत्र पुत्री भाव भी कह सकते हैं, आपका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तो सिग्निफाई करता है जो आपके बच्चे हैं, लव अफेयर्स हैं, एजुकेशन, कितनी पढ़ाई है, आप कितनी रिसर्च करते हैं, रिलेशनशिप्स और क्रिएटिविटी। प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनका कैसा करियर रहेगा, वो पांचवें घर से देखा जाता है। फिर से ये धर्म त्रिकोण में आता है और इसको सुत भाव भी कहा जाता है। पुत्र भाव, पुत्री भाव या सुत भाव। फिर आता है छठा घर, इसको दुस्थान भी कहते हैं। ये खराब स्थान माना जाता है क्योंकि इसको शत्रु भाव कहा जाता है या ऋण भाव भी कहा जाता है। तो यहां से पता चलता है कितने शत्रु होंगे, कितना ऋण होगा, कर्जा होगा, कौन सी व्याधियां होंगी, बीमारियां होंगी, इम्प्रिजनमेंट, मतलब अगर जेल जाने की संभावना है, वो भी छठे घर से देखी जाती है। कितनी सर्विस करनी पड़ेगी, और जॉब को भी छठे घर से देखा जाता है। और ये अर्थ त्रिकोण में आता है। सातवां भाव कलत्र भाव कहते हैं या जाया भाव कहते हैं या पत्नी स्थान या पति स्थान भी कहा जाता है। तो स्पाउस का जो देखा जाता है वो सातवें घर से देखा जाता है। ये पहला घर जो होता है खुद के बारे में होता है। सातवां घर जो होता है आपके जीवन साथी के बारे में होता है। कलत्र भाव में सिग्निफाई करता है रिलेशनशिप, मैरिज, बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट्स और डीलिंग्स। कोई भी बिजनेसमैन होता है, उसका बिजनेस कैसा चलेगा, सातवें घर से देखते हैं। ये काम त्रिकोण में भी आता है, इसको जाया भाव कहते हैं या कलत्र भाव कहते हैं। आठवां घर रंध्र भाव या आयु भाव। इससे पता चलता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस वो होता है जो हमें बड़ों से मिलता है, जायदाद कोई हुई या फिर कोई लॉटरी हुई, वो सब जो है आठवें घर से देखा जाता है। एक्सीडेंट जो होते हैं वो आठवें घर से देखी जाती हैं। ऑकल्ट जो होता है, जो कि आपका रहस्यमयी विद्या होती है, वो भी आठवें घर से देखी जाती है। रीबर्थ, पुनर्जन्म जो होता है, वो भी आठवें जन्म से, आठवें घर से देखा जाता है। क्रॉनिक डिसीज, जो बहुत गहरी गंभीर व्याधियां होती हैं,
वो 8वें घर से पता चलती हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन भी 8वें घर से पता चलता है। यहाँ पे शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये इतना छिपा हुआ भाव है कि आसान नहीं होता इसको समझ पाना। इसी वजह से 8वें घर को दुस्थान भी कहा जाता है। छठे, 8वें और 12वें घर को दुस्थान कहा जाता है। अब आते हैं 9वें घर पे। 9वां घर जो है धर्म भाव है। ये सिग्निफाई करता है ड्यूटी को, आपका जो धर्म है, आपको जो करना है, आपके लक को, आपके भाग्य को, एजुकेशन, आपकी उच्च शिक्षा कितनी होगी, फॉरेन ट्रैवल, दूर देश में जो ट्रैवल होगा, आपका धर्म कैसा है, रिलीजन, और फादर, आपके पिता के बारे में 9वें घर से देखा जाता है। और अब ये धर्म त्रिकोण फिर से आ गया। 10वां घर होता है कर्म भाव या राज्य भाव। ये बताता है कि आप कैसे कर्म करेंगे, आपका प्रोफेशन कैसा होगा, आपको कितना यश कीर्ति मिलेगी। पॉलिटिक्स में जिनका करियर बनता है उनका भी 10वां घर देखा जाता है। गवर्नमेंट फेवर्स, ये गवर्नमेंट का घर भी होता है। तो अगर आपको सरकारी कुछ फायदा मिलने वाला है तो 10वां घर देखा जाता है। अगर ये मजबूत है तो सरकार से फायदे होंगे, अगर ये पीड़ित है तो सरकार से नुकसान होगा, अगर ये सोया हुआ है तो कोई फायदा नहीं हो पाएगा सरकार से। ये अर्थ त्रिकोण में आता है, इसको राज्य भाव भी कहते हैं। अब देख लेते हैं 11वां घर, जो कि है लाभ भाव या आय भाव। तो यहाँ से इनकम आती है। एक चीज नोट कीजिएगा कि 12वें घर में सेविंग होती है और 11वें घर से रेगुलर इनकम आती है। लाभ स्थान दिखाता है वेल्थ को, सोशल नेटवर्किंग को, आपके कितना बढ़िया नेटवर्क है वो यहाँ से पता चलता है। अर्निंग्स, जो आपकी आय आती है। बने बनाए घर अगर कोई खरीदता है तो वो 11वें घर से देखा जाता है कि वो बने बनाए घर कितने खरीद पाएगा या नहीं खरीद पाएगा और कितने खरीद पाएगा। और किसी भी चीज का जो लाभ होता है, कर्म का जो लाभ होता है, वो आपको 11वें घर से मिलता है। ये काम त्रिकोण में आता है, इसको आय भाव भी कहते हैं। और आखिरी स्थान जो है व्यय भाव, इसको मोक्ष भाव भी कहते हैं। चौथा, 8वां और 12वां घर मोक्ष कारक होते हैं इस वजह से। और खास तौर पे जो 12वां घर होता है ये मोक्ष कारक बताता है, इस वजह से ये मोक्ष त्रिकोण में भी आता है, इसको मोक्ष भाव भी कहते हैं। इससे समाप्ति देखी जाती है, स्पिरिचुअलिटी देखी जाती है, हिडन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ और फॉरेन रेसिडेंस भी देखा जाता है। एक चीज अगर आप समझेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपने अपने आप को मजबूत किया, फिर आपने धन कमाया, आपने घर में, कुटुंब में आपने अपना कर्तव्य निभाया, आपने धन संचय किया, उसमें आपके सहोदरों ने आपकी मदद की, आपके भाई बहनों ने आपकी मदद की, और जब ये सब हुआ तब जाके सुख प्राप्ति हुई। तो इसको आप बचपन का टाइम भी कह सकते हैं, जब आप अकेले वो कर रहे हैं। उसके बाद एक एज के बाद आपने बच्चे किए, और बच्चों से जो है वो कमाई आनी शुरू हुई। आपने जो है वो कमाई जो है 5वें घर से देखी गई। लेकिन जो ऋण होते हैं दुनिया में, चुकाने जो होते हैं, ये व्याधियां जो होती हैं, शत्रु जो होते हैं, उनका भी सामना करना पड़ता है, तो वो छठा घर होता है। इन सब में आपकी मदद करते हैं आपके सहभागी, आपके जीवन साथी, जो कि जाया कहा जाता है या कलत्र कहा जाता है। उसके बाद आता है रंध्र भाव। जो भी इनहेरिटेंस मिलता है वो रंध्र भाव से मिलता है। भाग्य वो होता है, और देखिएगा कर्म के पहले भाग्य आता है। भाग्य धर्म होता है। धर्म जब आप करेंगे उसके बाद आप कर्म करेंगे। तो आपको जो धर्म है वो समझना बहुत जरूरी है। हर कोई रोता है कि मेरा भाग्य सोया हुआ है, लेकिन आप अगर धर्म का काम नहीं करेंगे तो आपका भाग्य कैसे जागेगा। ये मंदिर होता है, ये आपका गौस्थान होता है, ये आपका जो सभी पक्षी, जीव जंतु, आपके कुटुंब, आपकी जो कम्युनिटी होती है, उसकी जो सर्विस करनी होती है, उसको भाग्य कहा जाता है, उसको धर्म कहा जाता है। अगर आप धार्मिक हैं, इसका मतलब आप धर्म का प्रवाह कर रहे हैं, आप धर्म जो है मान रहे हैं और उसका फॉलो कर रहे हैं। लेकिन लोग जो है लाभ चाहते हैं बिना धर्म किए। लोग चाहते हैं उनका कर्म अच्छा हो बिना धर्म निभाए। बिना धर्म निभाए ना कर्म मिलेगा ना लाभ मिलेगा। तो इस वजह से धर्म को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे तैयारी की जाती है कि आप अच्छा कर्म कर सकें। इस वजह से पढ़ाई लिखाई जो होती है,
धर्म को समझना जो होता है, उसको भाग्य स्थान कहा जाता है। आप जितना धार्मिक रहेंगे उतना आपका भाग्य जगेगा। जब आपका भाग्य जगेगा, जब आपको समझ में आएगा कि आपको किस दिशा में काम करना है, फिर आप सही कर्म कर पाएंगे। और जब आप कर्म करेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। जब आपको लाभ मिलेगा, आय आएगी, तो उसको आप खर्च कर पाएंगे और फिर से आप उसी साइकिल में लग जाएंगे। ये होते हैं 12 घर और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देख लेते हैं साउथ इंडियन चार्ट कैसे प्लॉट किया जाता है। इसमें आप देखिएगा 12 घर हैं और इसमें हमेशा राशि स्थिर रहती है। राशि जो है मेष राशि, वो हमेशा इस घर में रहेगी जहां पे 1 लिखा हुआ है। दूसरे घर में वृषभ, और ये क्लॉकवाइज चलती है। तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। क्लॉकवाइज ये घूमा और हमेशा इस घर में मेष राशि ही रहेगी। जैसा हमने देखा था, जब आप बर्थ चार्ट प्लॉट करते हैं तो आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है और टाइम भी चाहिए होता है और प्लेस भी चाहिए होती है। वहां का मैप कैसा था, फिर मैपिंग की जाती है। अगर एक एग्जाम्पल देखें, 15 जुलाई 2003 किसी का जन्म हुआ था रात को 12:30 बजे और जन्म का स्थान था चेन्नई। तो उसके पहले घर में राहु था, मेष राशि में राहु था, मिथुन राशि में सूर्य, शुक्र, शनि था, कर्क राशि में बृहस्पति और बुध, और तुला राशि में केतु, मकर राशि में चंद्रमा, कुंभ राशि में मंगल। लेकिन ये तो राशियां हुई। सूर्योदय कहाँ हो रहा था, लग्न क्या था, वो समझने के लिए ईस्ट कहाँ था, उसके लिए एक ऐसी लाइन बनाई जाती है। तो इससे पता चलता है कि तुला राशि जो है वो ईस्ट में थी। तुला राशि जो है वो ईस्ट में थी रात को 12:30 बजे चेन्नई में, इस तारीख को। ऐसे लग्न का पता चलता है। तो ये लग्न स्थान है जो कि ईस्ट का घर है। अगर आप नॉर्थ इंडिया डायमंड चार्ट देखेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और इसमें राशियां स्थिर नहीं होती हैं। इसमें राशियां जो होती हैं वो देखा जाता है कि ईस्ट में कौन सी राशि थी, डायरेक्शन फिक्स्ड होते हैं। ये ऊपर का हिस्सा हमेशा ईस्ट होगा, ये बायां हिस्सा हमेशा नॉर्थ होगा, दायां हिस्सा हमेशा दक्षिण साउथ होगा, और ये नीचे का जो घर होगा केंद्र का, ये होगा वेस्ट, पश्चिम। तो इस डिटेल्स पे तुला राशि जो है ईस्ट पे थी। जो भी राशि ईस्ट में होती है वो लग्न में लिखी जाती है। तुला का नंबर 7 है, तो इस वजह से यहाँ 7 नंबर लिखा गया है। और ईस्ट की तरफ तुला राशि थी, तुला में केतु था। उसके बाद आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, 12 12 1 2 3 4 5 6। तो आपका लग्न में था तुला राशि, दूसरे घर में धन भाव में वृश्चिक राशि। ये घर दूसरा है और दूसरे घर में राशि है वृश्चिक। ये तीसरा घर है और इसमें राशि चल रही थी धनु। ये चौथा घर है और इसमें राशि चल रही थी मकर, और इसमें प्लैनेट जो था वो चंद्रमा बैठा हुआ था। ये पांचवा घर है और इसमें राशि थी कुंभ और इसमें मंगल बैठा हुआ था। ये छठा घर है, ऋण भाव है, शत्रु भाव है, इसमें राशि जो थी वो मीन थी। ये सातवां घर है और इसमें जो राशि थी वो राशि थी मेष, इस वजह से 1 लिखा हुआ है, और इसमें राहु बैठा हुआ था। आठवें घर में जो कि रंध्र भाव है, आयु भाव है, वहां पे वृषभ राशि थी। नवां घर जो कि है भाग्य स्थान, जो कि है धर्म स्थान, उसमें मिथुन राशि थी और उसमें सूर्य, शुक्र और शनि थे। यह है 10वां घर। 10वें घर में राशि चौथे नंबर की थी जो कि कर्क राशि है, और उसमें थे बृहस्पति और बुध। ये है आपका 11वां घर। 11वां घर में 5वीं राशि थी जो कि है सिंह राशि। ये है आपका 12वां घर, व्यय स्थान, जिसमें छठे नंबर की राशि थी जो कि थी कन्या राशि। ऐसे प्लॉटिंग की जाती है किसी भी कुंडली की।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। लाइक शेयर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।